एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका एक टॉपिक करेंगे लेजर फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। कि ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एटम है एक्साइटेड स्टेट में, गिवन स्टेट से हमारा क्या मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में। अब हम सपोज करते हैं जो भी लेजर का फिनोमिना है वो स्टिमुलेटेड एमिशन से होता है, हमें पता है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन अगर हमें कराना है तो आपको क्या कंसीडर करना होता है। सपोज करो कि ये N1 स्टेट है और ये जो है वो आपकी N2 स्टेट है, तो नंबर ऑफ एटम इन द N2 स्टेट मस्ट बी ग्रेटर देन N1 स्टेट। क्लियर है, ये कंडीशन होती है कि N2 के अंदर ज़्यादा एटम होने चाहिए N के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हमसे क्या लाइफ टाइम पूछ रहा है, वो हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब भी आपके एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं तो कितना लाइफ टाइम होता है उनका। स्टार्टिंग में हम कंसिडर करके चलेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एटम है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत सारे एटम्स को बना लेते हैं, तो ये हमने एटम्स को बना लिए। अब क्या करना शुरू होगा, जब भी आप स्टिमुलेटेड एमिशन यानी बाहर से सप्लाई देंगे तो एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आना शुरू हो जाएंगे, तभी लेजर का फिनोमिना अकर हो सकता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आना शुरू करते हैं, अब एक एटम आ गया, दो एटम आ गए, 3 एटम आ गए, अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, N2 स्टेट से जो एटम है वो लोअर स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। कौन सी स्टेट से डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, हायर स्टेट से, ठीक है। अब हायर स्टेट से जब भी वो डिके हो रहे हैं तो वो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितने ज़्यादा डिके होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो हालांकि टॉपिक का नाम हमारा लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है एटम का एक्साइटेड स्टेट में रहने का वो कितना होता है वो भी हम निकालेंगे। बट होता कितना है, इन्हीं की लाइफ टाइम होता है जो स्टार्टिंग में सपोज करो कि आपके पास n थे, लेकिन जैसे ही डिके होना शुरू होगा, लोअर स्टेट में आने शुरू होंगे एटम, तो कितने से डिक्रीज होंगे, वो 1/e टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे, यानी एकदम से डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोनेंट फंक्शन का मतलब ये होता है, स्टार्टिंग में सपोज कि बहुत सारे एटम थे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, एकदम से डिके करके सपोज कि वो 4-5 ही रह गए, 1000 मान ले हैं आपने, तो वहाँ पर आपको 1-2 एटम या फिर ये कंसीडर करके चलो कि बहुत कम एटम रह जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ टाइम तो हम यहाँ पर निकालेंगे, बट उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो नंबर है ना एटम किस उसके मतलब मैथमेटिकल फंक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कंसीडर कर लिया। अब ध्यान से देखें, ये जो एटम है वो टाइम के साथ ही चेंज हो रहे हैं, चेंज होने का मतलब है ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो चेंज है यानी डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, माइनस के कंसीडर कर रहे हैं। और dN/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन नंबर ऑफ एटम। अब जो चेंज है यानी जो डिक्रीज है, कितने एटम डिक्रीज होंगे, वो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, n। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी ये, ठीक है। ऐसा टॉपिक हम कर चुके हैं, आई मीन +2 क्लास में आप लोग कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था, रेडियो एक्टिविटी नाम था। तो इसको यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए फिलहाल हम जो एक कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है p। फिलहाल हमारे लिए ये एक p कांस्टेंट है, बट p ही क्यों लिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे n। अब इसको रीअरेंज अगर मैं कर दूं तो आंसर कितना आएगा आपका, dN/n इक्वल टू pd। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है सबको पता है कि ये ln होता है, यानी जब दोनों तरफ चेंज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का साइन आप उस तरफ भी लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉगरिथम n इज इक्वल टू pt प्लस में c। ये क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन के लिए जो ये c लगाया मैंने, इस c का मतलब होता है ये c एक कांस्टेंट है। अब c अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी चाहिए होती है, इन एक्चुअल तो इसको हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है इनिशियल कंडीशन से। और इनिशियल कंडीशन हम क्या कंसीडर करके चले हैं कि जब हमारा लेज़र का प्रोसेस सपोज करो कि स्टार्ट नहीं हुआ था, t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर जो n है उसको मैंने कंसीडर कर लिया कि वो स्टार्टिंग में n0 थे, ठीक है। ये जो हमने किया है ये हमने कौन से टाइम पे किया है, फिनोमिना एट टाइम t इक्वल टू t।
तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो लॉगरिथम n की जगह पे क्या हो जाएगा n नॉट, t के जगह पे क्या लिखना है आपको 0 और p क्या है एच सच। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई लॉगरिथम n नॉट। जैसे ही आप इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो आंसर क्या बनेगा आपका लॉगरिथम n। अब ध्यान से देखेंगे ये जो c की वैल्यू मैं डायरेक्ट इसको इस तरफ लेके आ रही हूँ तो आपका यहाँ पर बनेगा, दोबारा लिखते हैं इसको, ये जो वैल्यू है वो आपकी बनेगी लॉगरिथम n माइनस में लॉगरिथम n नॉट इज इक्वल टू pt। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है जब भी बीच में माइनस का साइन होता है तो क्या लिखते होते हैं लॉगरिथम n बाय में n नॉट इक्वल टू pt। और लॉगरिथम को हटाना है तो दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंट ले दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी n बाय में n नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस का साइन जो है वो भूल गए हैं तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन चल रहा है भाई साथ के साथ, तो ये आपका क्या आएगा माइनस के pt आएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ से जो n की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई n नॉट e की पावर माइनस के pt। सही है। अब ये हमारे पास क्या आया है सिर्फ n आया है कि जो n है वो इस के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के साथ, और ये जो p है इसको भी हम अभी एक स्पेशल नेम देंगे n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के pt आ गया। अब एक्चुअल में हमें क्या निकालना है लाइफ टाइम निकालना है, इसको हम यूज़ कर लेंगे तो ये आपको याद रखनी है तो साइड में लिख लें इसको, ये हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम निकालना है और यहाँ पर क्या करेंगे हम एक इंडिविजुअल एटम का लाइफ टाइम नहीं निकाल सकते, दैट्स वाई हम क्या करेंगे एवरेज टाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो एवरेज टाइम की बात करते हैं जब तो उसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ का मतलब क्या है एवरेज टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। वो वैल्यू किसके बराबर होती है यानी कि जो टाउ की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर किसके बराबर आएगी, वैसे यहाँ पर नॉर्मल लिखते होते हैं टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ एटम सपोज n नॉट कंसीडर कर लिए मैंने, और यहाँ पर जो टाइम है वो आप क्या कंसीडर करके चलेंगे इनटू में dn। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया है 0 से इन्फिनिटी, बिकॉज ये जो वैल्यू आपने लिखी है अब क्या है कि जो dn एटम है वो t टाइम में डिके होंगे, ये वैल्यू तो आपको चाहिए है। dn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में कितने आ रहे हैं, स्मॉल अमाउंट कंसीडर कर ली स्टार्टिंग में, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है dn। और t मतलब क्या है टाइम निकालना है, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना इसको बोलते हैं आप टोटल लाइफ टाइम। ठीक है, तो टोटल लाइफ टाइम है ये एटम का और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ एटम। अब क्या है t इंटू में dn आपको पता चल गया कि जैसे एक एटम को सपोज करो कि dt टाइम लग रहा है तो dn को कितना लगेगा t इंटू में dn, दैट्स वाई ये वैल्यू हमने लिख दी। अब ये जो dn की वैल्यू है ना ये dn की वैल्यू क्या होती है, dn का मतलब इन एक्चुअल में है क्या यहाँ पर, तो dn का वैल्यू लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो टाउ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dn की वैल्यू को पुट अगर करना होगा तो वो आपकी किसके बराबर होती है n p dt। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे, dn मतलब क्या है चेंजेज है उसके अंदर, n मतलब क्या है जो नंबर ऑफ एटम है स्टार्टिंग में वो कितने हैं, p यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी प्रोबेबिलिटी की एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की एटम की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कंसिडर करके चले थे p, यानी कि जो p है वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी या फिर आप ये बोल सकते हो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि p लिखा है तो प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नाम दे सकते हो आप क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है तो p को यहाँ पर आप स्पेशली लिखेंगे कहीं पे, p का मतलब हमारा किससे है जस्ट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से है। और कौन सी प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब क्या है जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या कंसिडर कर लिया कि n
अगर मान लो DNA एटम आपके डिके हो रहे हैं तो कहाँ कौन से डिके की बात कर रहे हो, n वाले की, तो p उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितने टाइम में हो रहे हैं, dt टाइम में। तो यहाँ पर dn की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, n p dt। वैसे यहाँ पर माइनस का साइन होता है बट उसको फिलहाल नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं बिकॉज टाइम पीरियड किस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये वाली वैल्यू ऊपर उठा के पुट करो तो जो टाउ की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, इंटीग्रेशन आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी। ये t तो हमारा एज सच है, dn की वैल्यू जैसे ही मैं ऊपर पुट करूंगी तो हमारा आंसर बन गया ये, और डिवाइडेड बाय में क्या चलता आ रहा है हमारा n नोट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है ये अभी अभी हमने निकाली थी और मैंने बोला था इसको साइड में लिख लें, तो शायद ये वैल्यू ये थी, n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस pt। पुट कर देंगे वैल्यू को तो 0 से इन्फिनिटी, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ आपकी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, t तो एज सच रहेगा e की पावर माइनस के pt और p भी सेम रहेगा यहाँ पर dt, n नॉट से n नॉट मैंने कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखो p जो है p के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है, जस्ट वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। तो हम p को बाहर निकाल लेते हैं, ये कंप्लीट के बाहर में रहेगा, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन की टर्म क्या बन गई, इंटीग्रेशन की टर्म है 0 से इन्फिनिटी t e की पावर माइनस के pt इंटू में dt। ये इंटीग्रेशन जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, सबको पता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना मैथ हमें आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के करेंगे तो सबसे पहले कौन से फंक्शन को कंसीडर कर लें, t जो है उसको हम वन का फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया, और जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, 0 से इन्फिनिटी, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है, t का क्या है डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा pt, और नीचे भी क्या लिखना है माइनस के p। अब दोबारा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ पर आप लिखेंगे p का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, और जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप फर्स्ट टर्म को देखें ध्यान से, इन्फिनिटी पुट कर दो t की जगह पे, या फिर यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दो, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, और यहाँ पर दोबारा से जब 0 पुट करोगे t की जगह पे तो ये फर्स्ट फंक्शन क्या बन गया, कंप्लीट 0 हो गया। तो इसका हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं है, तो इसको काट देंगे। अब नेक्स्ट टर्म बची हुई है, और वो जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या लिखी हुई है, माइनस के, और ध्यान रहे p1 जो p है वो कंप्लीट के बाहर है, बेशक फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल होगी बट सेकेंड टर्म में देख लेते हैं लिमिट पुट करके कि जो आंसर है वो क्या हो रहा है आपका, क्या बच रहा है। तो देखेंगे माइनस के पुट करो यहाँ पर, जब भी माइनस के पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, दोबारा से 0 होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली चीज़ 0 होगी, फिर से माइनस का साइन। अब t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना होगा, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 1 बाय में p स्क्वायर, और एक और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो आंसर फाइनली जो टाउ का आंसर है वो आपका क्या बच गया, लिख लेते हैं इसको, ध्यान रखिए ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बची हुई है, 1 बाय में p स्क्वायर। तो यहाँ से लिखें जो टाउ की वैल्यू है वो आपके पास बची है, एक तो p बाहर बचा हुआ था, इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया है, 1 बाय में p स्क्वायर, सही है। तो एक p से एक p कैंसिल कर देंगे तो जो टाउ है उसका आंसर कितना आ गया आपका 1 बाय में p, और इस p का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब भी हम n नोट की बात कर रहे थे तो उसको मैंने जस्ट कांस्टेंट ट्रीट किया था, बट p का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी से है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एक्साइटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब इसके लिए हमने एक नया टॉपिक भी किया था पीछे जो हम कर चुके हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। वैसे तो इतना भी सही है, हमें यहाँ से रिजल्ट का एनालिसिस हो रहा है कि जो टाउ है यानी कि जो लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का
वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी, पी के ऊपर। कितने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग टाइम होगा आपका। अगर आपको पी पता है तो आप टाउ इजीली निकाल सकते हैं, बट ये जो टाउ है या फिर जो 1/p है यहाँ पर a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और a का मतलब भी आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से है। लेकिन ये जो a है वो आपका स्पेशल, वैसे तो a का मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, बट इसको हमने स्पेशल नेम दिया था आइंस्टाइन कोफिशिएंट जब टॉपिक किया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टाउ होता है, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में जो कोफिशिएंट लेते हो आप आइंस्टाइन कोफिशिएंट, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा जो लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का, इतना कुछ करने के बाद हमारा जस्ट एक लास्ट का रिजल्ट आया है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 1 में a, और 1 में a क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ये था लाइफ टाइम आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। एक लेज़र पढ़ रहे हैं तो लेज़र में एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।